गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षाओं से लेकर के अब तक हम लोगों ने आव्यूह के विषय में जानकारी प्राप्त किया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पढ़ाई करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट को कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो वह इस वीडियो को पॉज करके और उसको बैक करके बार बार देख करके समझ सकता है। इसके बाद भी यदि किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वह दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। आव्यूह का यह अध्याय अब अगले चरण में है। 1 या 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। उसके बाद यह आव्यूह का अध्याय समाप्त हो जाएगा। पिछली कक्षाओं से लेकर अब तक जितने भी वीडियो आपको दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं उन वीडियो के माध्यम से आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। इन वीडियो के माध्यम से आप चाहें तो अपना कॉपी अर्थात एक नोट्स बुक आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह एक नोटबुक के तरीके से तैयार किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, नोट्स बनाने में आसानी हो और दोबारा आपको मेहनत न करना पड़े। आइए आव्यूह के इस कड़ी में हम लोग कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इस बोर्ड पर आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख गया है कि आज हम लोग आव्यूह के परिवर्त के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कुछ आव्यूह के गुण हैं, उन गुणों में यह गुण आपका आव्यूह का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, स्पष्ट है। यदि ए यानी कि आव्यूह Aij m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय अर्थात इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आव्यूह के परिवर्त को A' या AT, T मतलब ट्रांसपोज, कभी कभी कैपिटल T भी लिखा जाता है, तो AT से निरूपित करते हैं। अर्थात यदि एक आव्यूह A = Aij m क्रॉस n कोटि का है तो A ट्रांसपोज = B प्राप्त होता है और B के अवयव ऐसे होते हैं कि B Ji यहाँ पर होगा। यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया गया है तो इसे सुधार कर लेंगे। B Ji यहाँ पर होगा और यह n क्रॉस m कोटि का आव्यूह होगा। अर्थात यदि कोई आव्यूह 2 गुणा 3 कोटि का है तो उसका ट्रांसपोज 3 गुणा 2 कोटि का होगा। स्पष्ट है इस परिभाषा के आधार पर, और इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ लिखा गया है, यदि एक आव्यूह A 33051 1/5 यह आव्यूह 3 क्रॉस 2 कोटि का दिया गया है, 3 क्रॉस 2, तो निश्चित रूप से इसका जो ट्रांसपोज होगा वह 2 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे इसके स्तंभ और पंक्तियों का इंटरचेंज किया गया है। 3 5 अगर ये ऐसे है तो इसको हमने ऐसे कर दिया है, ये करनी में 3 और 1 है, ऐसे है तो इसको हमने ऐसे कर दिया। जैसे पंक्ति है तो उसको हमने स्तंभ बना दिया है, यह पंक्ति है तो उसको स्तंभ बना दिया है, यह पंक्ति है तो उसको हमने स्तंभ बना दिया है। तो इस तरीके से पंक्तियों और स्तंभों का हम क्रम विनिमय कर देते हैं तो प्राप्त होने वाला आव्यूह एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। और देखिए यहाँ पर जो आव्यूह हमने लिया था वह 3 क्रॉस 2 कोटि का था और यहाँ पर जो हमने पाया 2 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह हमें प्राप्त हुआ। अर्थात इसके स्तंभ पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है।
तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप आव्यूह के परिवर्त की परिभाषा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारे चीज प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो भी चीजें आप यहाँ समझेंगे इनका उपयोग आने वाले प्रश्नों में हम करेंगे। इसलिए आज के दिन जो आव्यूह के गुण हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आव्यूह के परिवर्त के गुण के बारे में पहले जानकारी ले लें। तो 3-4 गुण हैं इसके, उसके विषय में जानकारी ले लें। आव्यूह के परिवर्त के कौन कौन से गुण हैं संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। पहला गुण यह है कि यदि किसी ट्रांसपोज आव्यूह का ट्रांसपोज कर दिया जाए, यानी कि A' किसी आव्यूह का परिवर्त प्राप्त हुआ है, अब इस परिवर्त का परिवर्त कर देते हैं तो वही आव्यूह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है कि जिसका यह परिवर्त था। यानी कि परिवर्त का परिवर्त करने पर मूल आव्यूह हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह गुण हमें ध्यान रखना है, जानकारी रखना है। आइए दूसरा गुण देखते हैं कि एक अदिश राशि है और किसी आव्यूह A में गुणा किया गया है तो उसका ट्रांसपोज किया गया है। तो यानी कि गुणा करने के बाद ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करने के बाद गुणा किया जाए, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। स्पष्ट है। तीसरा देखा जाए A प्लस B का यदि ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी तक हमने डैश लिया था और यहाँ पे हमने T लिख दिया है, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए आप चाहे डैश रखिए चाहे T लिखिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि एक प्रश्न के अंतर्गत एक ही चिन्ह होना चाहिए। यदि आप डैश लगा रहे हैं तो उस प्रश्न को पूरे हल करते समय आप डैश ही लगाएंगे, और यदि टी लिखा हुआ है तो उस प्रश्न को हल करते समय आप टी ही लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं गुण को, a प्लस बी ऑफ टी इज इक्वल टू ए ऑफ टी और प्लस बी ऑफ टी, यानी कि a का ट्रांसपोज और प्लस b का ट्रांसपोज कर दें तो जोड़ने पे वही मान आएगा और जो वही मान प्राप्त होगा जैसा कि जोड़ने के बाद ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद जोड़े या फिर जोड़ करके ट्रांसपोज करें, दोनों का मान एक समान आता है। इस मान को भी हमें ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, वह है आपका चौथा गुण, जैसे कि a इंटू बी का ट्रांसपोज किया जाए। a इंटू बी का ट्रांसपोज किया जाए तो वह मान a इंटू बी का a ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं प्राप्त होता है, b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आता है वही ए बी का ट्रांसपोज कराता है। यानी कि गुणा करने पर ट्रांसपोज, गुणा करके ट्रांसपोज किया जाए तो उसका मान ट्रांसपोज करके उन दोनों का क्रम विनिमय करने के बाद गुणा किया जाए तो जो मान आता है वह ए बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इस गुण को आप अवश्य ध्यान देंगे, और प्रश्न में यदि यह आता है कि इसे सिद्ध करना है तो आप ए और बी कोई भी दो आव्यूह मान लीजिए, कोई भी अपने अनुसार एक उदाहरण मान लीजिए, कोई आंकिक वैल्यू मान लिया जाए और उस आंकिक वैल्यू को मान करके हम यह आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आपकी प्रश्नावली में भी यह प्रश्न दिया गया है, उसके माध्यम से आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में भी देखा जाएगा। आइए आव्यूहों के गुण में दो विशेष गुण और देखने का प्रयास करते हैं। पहला गुण है सममित आव्यूह, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण यह गुण है आव्यूह का, जिसके बारे में देखते हैं क्या है। अभी तक हम लोगों ने आव्यूह के परिवर्तन के लिए देखा है कि 3x2, 2x3 प्रकार के अगर मैट्रिक्स हैं तो हम उसको परिवर्त करते हैं तो उनके जो कोट होते हैं वह चेंज हो जाते हैं। लेकिन सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूहों को हम एक वर्ग आव्यूह के अंतर्गत ही देखते हैं। तो क्या है वर्ग? एक वर्ग आव्यूह A, जैसा कि AIJ वर्ग आव्यूह है तो निश्चित रूप से M क्रॉस M या N क्रॉस N या P क्रॉस P प्रकार का कोई आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह लिखा गया है। सममित कहलाता है यदि A का ट्रांसपोज करें तो वही मान आएगा। यदि किसी आव्यूह का हम परिवर्त करते हैं और वही आव्यूह हमें प्राप्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में यह आव्यूह जो है वह सममित आव्यूह कहलाता है। देखिए यदि a इज इक्वल टू, ये हमने एक उदाहरण लिया है, 3 2 3 2 5 1 3 1 और 1, इस तरीके से एक वर्ग आव्यूह लिया गया है। और यदि इसके पंक्तियों को
इसके स्तंभों के सहारे लिखे जाए, यानी कि कड़ी में 3 2 3 अगर यह पंक्ति है तो इसको स्तंभों में लिख दिया जाए। 2 5 ऋण 1 पंक्ति है तो इसको 2 5 ऋण कैसे लिख दिया जाए। 3 ऋण 1 और 1 यह पंक्ति है तो इसको 3 ऋण 1 इसे स्तंभ के रूप में लिख दिया जाए। और देखा जाए फिर इसकी तुलना इससे कर दिया जाए, तो यहाँ पर भी कड़ी में 3 तो यहाँ पर भी कड़ी में 3, 2 तो यहाँ भी 2, 3 तो यहाँ भी 3, 2 तो यहाँ भी 2, 5 यहाँ भी 1 ऋण, यानी कि सारे के सारे संगत मान बराबर मिलते हैं। तो इस प्रकार यह जो ए है वह सममित आव्यूह कहलाता है। यह देखने से आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो चीज ऐसे जो चीज है वो चीज ऐसे है, जो चीज ऐसे है वो चीज ऐसे है। ये जो मान है इस तरीके से आपको सममित देखने से प्राप्त होता है। इसमें एक वर्ग आव्यूह में एक बात हम और बताना चाहेंगे कि इसके विकर्णों पर यदि ध्यान दिया जाए, विकर्ण के जो अवयव है उस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर है कड़ी में 3, 5 और 1, और जो ट्रांसपोज किया गया, जो परिवर्त किया गया है आव्यूह, उसके विकर्णों पर ध्यान दिया जाए। कड़ी में 3, 5 और 1 जब ध्यान देंगे तो इनके विकर्णों के जो मान है वह एक समान रहते हैं। तो सममित आव्यूह और प्रति सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह दोनों बातें हैं। दोनों में जो विकर्ण के मान होते हैं वो बदलते नहीं हैं। जो मान मूल आव्यूह में रहता है वही मान उसके ट्रांसपोज आव्यूह में रहता है। सिर्फ फर्क पड़ता है कि वो भी एक पॉजिटिव ही आ जाता है, दोनों बराबर रहते हैं। अब इसी के साथ प्रति सममित को भी जान लेते हैं। तो उसमें क्या चीज है, इसको हम विषम सममित भी कहते हैं या अंग्रेजी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। परिभाषा देखा जाए, एक वर्ग आव्यूह ए आईजे विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि a डैश इज इक्वल टू माइनस ए प्राप्त हो जाए। यहाँ पर a प्राप्त हुआ था, a डैश इक्वल टू a प्राप्त हुआ था तो सममित हुआ था। अब यदि a डैश इक्वल टू माइनस ए प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में जो आव्यूह होता है वह प्रति सममित आव्यूह कहलाता है। इसके लिए उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए 0 माइनस e, इसका जो पंक्ति है 0EF, इसके स्तंभ के रूप में होता है 0EF माइनस E 0G माइनस E 0G माइनस F माइनस G 0 माइनस F माइनस G 0। तो इसके पंक्तियों को हमने इसके स्तंभों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो इस प्रकार हमें यह आव्यूह मिला हुआ है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए, इनमें से यदि माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, यानी कि माइनस 1 का गुणा कर देते हैं, तो सभी अवयवों में चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई माइनस ये माइनस ई, ये यहाँ पर माइनस ई है तो प्लस ई, यहाँ पर माइनस एफ है तो प्लस एफ। तो इस तरह से यदि इसमें से माइनस कॉमन ले जाए तो हमको पुनः यही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो माइनस ए इंटू यह आव्यूह। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि एक वर्ग आव्यूह जिसका ट्रांसपोज करने पर उस आव्यूह का नेगेटिव मान प्राप्त होता है, तो यह आव्यूह हमारा विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि विकर्ण के मान एक समान है, जैसा यहाँ पर है और वैसा ही यहाँ पर है। तो स्पष्ट है विषम सममित आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके गुणों के बारे में थोड़े से 2 प्रमेय छोटे छोटे हैं, उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लें, फिर बाकी चीजें बाद में देखा जाएगा। प्रमेय 1, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह, यहाँ पर भी एक वर्ग आव्यूह लिया गया है, किसी वर्ग आव्यूह ए के a प्लस ए डैश, यानी कि वह आव्यूह और प्लस उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए, उसका परिवर्त जोड़ दिया जाए, तो एक सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। कोई भी एक वास्तविक अवयवों का एक वर्ग आव्यूह है, कोई भी किसी भी तरीके से कोई निश्चित नहीं है कि वह मान जो है वह ये जो आव्यूह लिए गए हैं निश्चित रूप से लेने के पहले यह सममित है कि नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है। कोई भी आव्यूह हो सकता है। यदि उस आव्यूह और प्लस उसके परिवर्त के आव्यूह को जोड़ दिया जाए, प्लस किया जाए, तो हमें एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है। और यदि उस आव्यूह और उसके परिवर्त के आव्यूह का अंतर लिया जाए तो एक विषम सममित आव्यूह, यानी कि प्रथम आव्यूह में से उसके परिवर्त के आव्यूह को घटाया जाए तो हमें विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है।
इसको सिद्ध करने के लिए आइए मान लेते हैं कि यह जो है a प्लस a डैश हमें एक अवयव प्राप्त होगा। उस अवयव को हम मान लेते हैं कि b के बराबर है, और a माइनस a डैश भी एक अवयव प्राप्त होगा, उसको हम c मान लेते हैं। तो एक अवयव हमारे पास b है, यानी कि b डैश यदि करते हैं, यहाँ पे देखा गया कि यदि a एक अवयव था और a का ट्रांसपोज किया गया तो b ही हमें प्राप्त हो गया। तो हम कह रहे थे कि यह सममित अवयव है। उसी प्रकार एक b लिया गया और इसका ट्रांसपोज किया जाए तो b ही प्राप्त हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह b जो है वह सममित है, अर्थात a प्लस a डैश सममित है। तो देखते हैं कि b डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश का डैश हम कर सकते हैं, जैसा कि पिछले गुणों में हम लोगों ने देखा हुआ है। गुण नंबर 3 के आधार पर b डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश का डैश। हम जानते हैं कि दो अवयवों का यदि हम परिवर्त करते हैं तो दोनों का अलग अलग परिवर्त निकाल के जोड़ सकते हैं, अर्थात a डैश और प्लस a डैश का डैश। तो अब a डैश तो a डैश रख दिया, और a डैश का डैश यदि करते हैं तो हमें a ही प्राप्त होता है गुण नंबर 1 के आधार पर। तो इसलिए इन गुणों को भी याद रखना जरूरी है। अब देखिए a डैश प्लस a हमें प्राप्त हो गया। इनको हम क्रम विनिमय कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि अवयवों में योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो a को मैंने इधर कर दिया a और प्लस a डैश, और a प्लस a डैश जो है वही तो b के बराबर है, तो b हमें प्राप्त हो गया। अर्थात b डैश का b का हमने ट्रांसपोज किया तो b ही प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से यह जो b है वह एक सममित फलन है, और b को हमने माना था a प्लस a डैश। तो इस तरह से योग जो है वह एक सममित अवयव प्राप्त होता है। c क्या है? c a माइनस a डैश एक अवयव है, तो c डैश हमने निकाला, यानी कि a माइनस a डैश का डैश कर दिया हमने। तो यहाँ पर भी इसी तीसरे नियम के आधार पर ही हम ये मान कर सकते हैं कि a डैश माइनस a डैश का डैश। तो यहाँ से भी हमें प्राप्त होता है a डैश माइनस a डैश माइनस a। तो जब a डैश माइनस a प्राप्त हुआ तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लिया हमने तो यह a और माइनस a डैश हो गया, और a माइनस a डैश जो है वह c के बराबर है। तो c यानी कि यहाँ पे c डैश का यदि c का हम लोगों ने यदि ट्रांसपोज निकाला तो माइनस c मिल गया। तो किसी अवयव का यदि ट्रांसपोज करते हैं और उसका निगेटिव मान प्राप्त हो जाता है तो वह स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित या प्रतिसममित अवयव कहलाता है। तो उसी प्रकार c एक विषम सममित अवयव है। आइए प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। प्रमेय नंबर 2 क्या है? माना a एक वर्ग अवयव है, अतः परिभाषा के अनुसार प्रमेय क्या है? किसी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयवों के, देखिए अब कोई अवयव है तो यदि उनका योग कर दिया जाए तो वह एक सममित अवयव प्राप्त होता है, और यदि उनका उस अवयव में से उसके ट्रांसपोज घटा दिया जाए तो वह विषम सममित प्राप्त हो जाता है, और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वही अवयव हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि किसी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और कैसे व्यक्त किया सकता है, उसके लिए यह समीकरण दिया गया है कि कोई अवयव a दिया गया है तो उसको 1/2 a धन a डैश और धन 1/2 a ऋण a डैश के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। इसी पर आधारित अभी आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है। उस प्रस्तुत को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे। आपके सामने यह एक उदाहरण दिख रहा है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको ट्रांसपोज करने का तरीका और आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है, जरा देखिए। यदि a बराबर ऋण 1 5 ऋण 2 2 7 1 3 9 1 तथा b बराबर ऋण 4 1 1 1 2 3 ऋण 5 0 और 1 है, तो a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। यहाँ पर a डैश की जगह पर हम यदि t ही रखते हैं तो यह और आसानी होगी और अच्छा होगा। तो आइए हम इसे
सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, इसे निकालने का प्रयास करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि तो इतना को सिद्ध कीजिए। आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो दिए गए मान है, जो दिए गए अभी उनके सहायता से ए और बी का ट्रांसपोज निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ए माइनस बी निकालते हैं। ए दिया गया इतना, बी बराबर इतना दिया गया है, ए माइनस बी निकालते हैं। तो दो अवयवों का अंतर कैसे किया जाता है उसे आप जानते हैं। अवयव ए में से अवयव बी के संगत अवयवों को घटा दिया जाए तो घटाने से जो अवयव प्राप्त होता है वह इन अवयवों का अंतर होता है। अवयवों को घटाने के लिए, अंतर करने के लिए आप ये जानते हैं कि दोनों एक ही कोटि के अवयव होने चाहिए। अगर यह 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है तो यह भी 3 गुणा 3 कोटि का ही अवयव होना चाहिए। तो इस आधार पर हमने ए माइनस बी का मान निकाल लिया, दिया गया। अब इसका हम यदि ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी पावर टी, तो इस अवयव का हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जो कि हमने ए माइनस बी करके निकाला था। 3 1 8 4 5 9 2 3 और 0 ये लिखने के बाद इसके ऊपर भी हमने एक टी लिख दिया है। और इसका अर्थ यह हुआ कि इस अवयव का ट्रांसपोज अभी हमें करना है और बराबर कर दिया। तो अब इसकी पंक्तियों को देखिए, इसकी पंक्ति कौन है? 3 1 और 8। एक पहली पंक्ति है, इसके प्रथम स्तंभ के रूप में आ गया है 3 1 8। इसकी द्वितीय पंक्ति है 4 5 9, इसकी द्वितीय स्तंभ बन गया है 4 5 9। और तृतीय पंक्ति है ऋण 3 ऋण 2 और 0, तो तृतीय स्तंभ बन गया है ऋण 3 ऋण 2 और 0। इस तरीके से किसी अवयव को कैसे परिवर्तित किया जाता है वो भी स्पष्ट हो जाता है। अब आइए हमें सिद्ध करना है कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज करने का प्रयास करते हैं। तो अवयव ए का ट्रांसपोज बराबर अवयव ए को हमने लिख दिया, जो अवयव यहाँ पे लिख दिया गया है उस अवयव को लिख दिया हमने और उसके ऊपर हमने टी लिख दिया। इसका ट्रांसपोज अभी करना है तो प्रथम पंक्ति, प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति, द्वितीय स्तंभ और तृतीय पंक्ति, तृतीय स्तंभ। इस तरीके से इस अवयव का परिवर्तन हो गया है। उसी प्रकार बी का परिवर्तन भी हम निकाल सकते हैं। यह प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति, प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति, द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति, तृतीय स्तंभ के रूप में हम इस तरीके से ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं। अब ए पावर टी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालने का प्रयास करते हैं। ट्रांसपोज के अवयवों में से घटा देते हैं। तो यह ए ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे इसको पहले लिखा और माइनस ये बी ट्रांसपोज ये वाला मान रखा और हमने इसको घटाने का प्रयास किया। तो देखिए ऐसे हमने घटाया है, इसके संगत अवयवों को -1 या -4 के साथ घटाया है, ये प्लस हो गया है। तो संगत अवयवों के साथ हमने इसको घटाया है। संगत अवयवों को घटाने के बाद जो हमें एक अवयव प्राप्त हुआ है 3 1 8 4 5 9 ऋण 3 ऋण 2 और 0। और हमें यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि यह जो है ए माइनस बी का ट्रांसपोज में जो निकाला गया था मान, वही मान यहाँ पर प्राप्त होता है। अर्थात यह जो मान है वो ए माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर है। अतः ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आपको ध्यान दिला दें कि यदि किसी को समझने में, वीडियो समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को रोक करके, उसको बैक करके, उसको बार बार देखने का प्रयास करें और उसको समझने का प्रयास करें। और उस वीडियो को रोक करके, उसको समझ करके और जैसा इसमें बोर्ड पे लिखाया जा रहा है उसके अनुसार अपने नोट्स तैयार करते रहें। आपके लिए आगे सुविधाजनक रहेगा। धन्यवाद।